कल्पना कीजिए, एक इंसान जो एक बहुत ही भयंकर पैराशूट दुर्घटना का शिकार हुआ है। उसकी पेल्विस मतलब कूहे की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है, मांसपेशियां उखड़ गई हैं और वो अस्पताल के बिस्तर पर बिल्कुल बेबस पड़ा है। ये तो सुनकर ही बहुत दर्दनाक लगता है। मतलब उसका शानदार करियर तो लगभग खत्म ही नजर आ रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, एकदम खत्म होने की कगार पर। लेकिन जब वो इंसान कई हफ्तों बाद पहली बार बिना किसी सहारे के खड़ा होने लायक बनता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखता, कोई दवा नहीं मांगता, बल्कि अपना बिस्तर ठीक करता है। हाँ, चादर की सिलवटें मिटाता है और कंबल को करीने से मोड़ता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो चीज है जो दुनिया के बेहतरीन लीडर्स को बाकियों से अलग करती है। सही कहा। दुनिया बदलने की शुरुआत किसी बहुत बड़े या क्रांतिकारी फैसले से नहीं, बल्कि ऐसे ही किसी मामूली काम से होती है। और इसीलिए आज हम इन बुनियादी आदतों को समझने के लिए दस्तावेजों और नोट्स के एक बेहद खास स्टैक में एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये विस्तृत चर्चा एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की चर्चित किताब मेक योर बेड और 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दी गई उनकी उस मशहूर कमेंसमेंट स्पीच पर आधारित है। हाँ, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हमारा उद्देश्य यहाँ नेवी सील की उस बेहद कठिन मतलब एकदम हार्डतोड़ ट्रेनिंग से निकले 10 महत्वपूर्ण सबकों को समझना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ युद्ध के मैदान की रोमांचक कहानियां नहीं हैं। ये रोजमर्रा की पेशेवर जिंदगी, कॉर्पोरेट जगत की चुनौतियां और मानसिक दबाव से निपटने के लिए एक बहुत ही कारगर मार्गदर्शिका है। एकदम सही। तो चलिए इस ट्रेनिंग के सबसे पहले नियम को डिकोड करते हैं, जो वहीं से शुरू होता है जहां से इंसान के दिन की शुरुआत होती है, यानी बिस्तर से। हाँ, सैन डिएगो के कोरोनाडो बीच पर जो नेवी सील के बैरक हैं, वहां दिन का सबसे पहला काम अपना बिस्तर बनाना ही होता था। और ये कोई आम बिस्तर बनाना नहीं था। मतलब ट्रेनर्स के मानक बहुत सख्त थे, है ना? मैंने पढ़ा था कि चादर के कोने बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। बिल्कुल 45 डिग्री, और कंबल का एक खास आयताकार आकार होना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रेनर आकर उस बिस्तर पर बाकायदा एक सिक्का उछालता था। अरे वाह, सिक्का उछालता था। हाँ, और अगर वो सिक्का उछलकर ट्रेनर के हाथ में वापस नहीं आया तो फिर सजा एकदम पक्की थी। ये सिर्फ कोई पुरानी सैन्य परंपरा नहीं थी। तो फिर इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। दिन का पहला कार्य पूरा करना अनुशासन की नींव रखता है। जब मैक्रेवन अस्पताल में थे उसी दुर्घटना के बाद, तो उन्होंने अपना बिस्तर खुद इसलिए बनाया ताकि वे साबित कर सकें कि वे अपनी चोट पर हावी हो रहे हैं। मतलब खुद पर नियंत्रण महसूस करने के लिए। हाँ, इसके बिल्कुल विपरीत, जब इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने पकड़ा था, तो वो इंसान अपनी छोटी सी कोठरी में कभी अपना बिस्तर नहीं बनाता था। उसकी चादरें हमेशा बिखरी रहती थीं। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मतलब क्या सिर्फ एक चादर को सही से बिछा देने से सच में दुनिया बदल सकती है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। हाँ, क्योंकि अगर किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील को क्रैक करना हो या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर हो, तो बिस्तर बनाने जैसी चीजों पर ध्यान देना तो ऐसा हुआ जैसे किसी मैराथन रेस में दौड़ने से पहले सिर्फ जूते के फीते बांधने कोई सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया जाए। आपकी बात में दाम है, लेकिन यहाँ जूते के फीते बांधने को अंतिम लक्ष्य नहीं मानना है। ये असल में सूक्ष्म नियंत्रण या कह लें माइक्रो कंट्रोल के बारे में है। माइक्रो कंट्रोल वो कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति बहुत उच्च दबाव वाले माहौल में काम कर रहा होता है, तो उसके आसपास के 90% चीजों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। शेयर बाजार गिर सकता है, क्लाइंट मुकर सकता है। बिल्कुल, अनिश्चितता तो हमेशा रहती है। तो ऐसे में सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाना दिमाग को ये संकेत देता है कि दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से हुई है। अगर कोई छोटी चीजें सही नहीं कर सकता, तो वो करोड़ों की डील कैसे संभालेगा? ये नजरिया बहुत ही स्पष्ट है। दिन की पहली जीत दिमाग को एक सकारात्मक दिशा देती है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत अनुशासन आ जाता है, तब क्या? तब ये समझना होता है कि जीवन के बड़े संकट अकेले पार नहीं किए जा सकते। किताब में नेवी सील ट्रेनिंग की एक छोटी रबर की नाव का जिक्र है, जिसे IBS कहा जाता है। हाँ, मैंने भी देखा है नोट्स में। 7 लोगों की टीम को प्रशांत महासागर की ऊंची लहरों के बीच उस नाव को चलाना होता है। बिल्कुल, और नियम बहुत सीधा है। अगर कोई एक व्यक्ति कमजोर पड़ जाए या बीमार हो जाए,
तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि बाकी 6 लोग दोगुनी ताकत ना लगाएं। टीम वर्क का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। कार्यस्थल पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं हो सकता। सही कहा। और मैक्रेवन के पैराशूट एक्सीडेंट वाले हिस्से में ये बात बहुत गहराई से उभर कर आती है। जब उनका पैराशूट उलझ गया था और कूल्हे की हड्डी फट गई थी, तब उनकी पत्नी जॉर्जियन ने एक ढाल का काम किया था। हाँ, ताकि मैक्रेवन आत्मदया में ना डूब जाएं। और केवल परिवार ही नहीं, नोट्स बताते हैं कि कैसे उनके तत्कालीन बॉस एडमिरल एरिक ओल्सन ने भी बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। एकदम सही। ओल्सन ने मेडिकल बोर्ड के कड़े नियमों के खिलाफ जाकर मैक्रेवन के करियर को बचाया था। एक सच्ची लीडर की यही पहचान होती है। उसने सिर्फ एक कर्मचारी को नहीं, बल्कि उसकी असली क्षमता को बचाया था। और ये बात हमें सिखाती है कि जब कोई पेशावर अपने सबसे बुरे दौर में हो, तो उसे ऐसे सहयोगियों और मेंटर्स की जरूरत होती है जो कागजी कमजोरियों का बजाय उसकी क्षमता पर विश्वास करें। बिल्कुल। और क्षमता पहचानने की बात से मुझे एक बहुत ही शानदार किस्सा याद आ रहा है। प्रशिक्षण के दौरान एक टीम थी जिसका नाम था मंचकिन क्रू। मंचकिन क्रू? हाँ, मतलब छोटे कद वालों की टीम। हाँ, इस टीम में कोई भी सदस्य 5 फुट 5 इंच से लंबा नहीं था। बड़े और गठीले शरीर वाले ट्रेनीज अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो अक्सर होता है। बाहरी रूप रंग से लोग ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन जब भी लहरों के बीच तैराकी या नाव चलाने की बात आती, तो वो छोटी टीम हमेशा सबसे तेज तैरती थी। वे हर बार सबसे पहले तट पर पहुंचते थे। हाँ, इसी से जुड़ी टॉमी नॉरिस की कहानी भी है ना, जो बाहरी रूप रंग और असली क्षमता के अंतर को और स्पष्ट करती है। टॉमी नॉरिस का उदाहरण तो लीडरशिप के लिए एक मास्टर क्लास है। अक्सर दिमाग बाहरी दिखावे से ही सब कुछ तय कर लेता है। हाँ, किताब में एक दृश्य है जहां मैक्रेवेन ने पहली बार ट्रेनिंग सेंटर में एक बहुत ही दुबले पतले कमजोर से आदमी को देखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बिल्कुल भी किसी कमांडो जैसा नहीं लग रहा था ना। बिल्कुल नहीं। मैक्रेवेन को लगा कि ये बेचारा सील की इतनी भयंकर ट्रेनिंग कैसे पार कर पाएगा। लेकिन वो दुबला पतला व्यक्ति लेफ्टिनेंट टॉमी नॉरिस था। वही टॉमी नॉरिस जिसने वियतनाम युद्ध में दुश्मन की रेखाओं के पीछे जाकर अदम्य साहस दिखाया और मेडल ऑफ ऑनर जीता था। ये हुलिये और असली बहादुरी का अंतर कॉर्पोरेट दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। मतलब एक लीडर को अपने जूनियर स्टाफ को उनके बाहरी आवरण या सिर्फ बायोडेटा के आधार पर नहीं मापना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी इंसान का आकलन उसके दिल के आकार, उसके इरादे और उसके दृढ़ निश्चय से होना चाहिए। जो लोग कागज पर अच्छे दिखते हैं, वे अक्सर पहले दबाव में टूट जाते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन जब हम क्षमता और कड़ी मेहनत की बात करते हैं, तो एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां सब कुछ सही करने के बावजूद नतीजे बिल्कुल उल्टे आते हैं। आप उस सजा की बात कर रहे हैं ना, जिसे शुगर कुकी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। नियम यह था कि अगर किसी की वर्दी में जरा सी भी कमी है, तो उसे कपड़ों सहित ठंडे पानी में कूदना होता था और फिर बाहर आकर रेत में लौटना होता था, ताकि सिर से पैर तक रेत चिपक जाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रेनर्स कई बार बिना किसी गलती के जानबूझकर ये सजा दे देते थे। यही तो बात है। अगर इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कर्मचारी ने रातों तक जागकर परफेक्ट रिपोर्ट बनाई हो, लेकिन बॉस उसे बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दे। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। तो क्या ये पूरी तरह से अनुचित और मनमाना नहीं लगता? क्या इस तरह बिना वजह सजा देने से किसी का भी मनोबल नहीं टूट जाएगा? पहली नजर में ये बिल्कुल एक खराब मैनेजमेंट लग सकता है। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि ये सजा इंसान के उस भ्रम को तोड़ती है कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष होती है, जिसे जस्ट वर्ल्ड फैलेसी कहते हैं। बिल्कुल। किताब में मोकी मार्टिन की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। वे एक बेहतरीन सील ऑपरेटर और शानदार एथलीट थे, लेकिन उनके साथ एक साइकिल दुर्घटना हो गई थी, है ना? हाँ, और वे कमर के नीचे से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए, हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गए। बाप रे, ये तो जीवन की सबसे बड़ी शुगर कुकी सजा हो गई, वो भी बिना किसी गलती के। एकदम सटीक कहा। लेकिन मोकी ने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मतलब उन्होंने उस नाइंसाफी को स्वीकार किया और आगे बढ़े। हाँ, वे एक सफल पेंटर बने और उन्होंने सुपर फ्रॉग ट्राइथलॉन की स्थापना की। पेशेवर दुनिया में भी असफलता शुरुआत में एक सजा लगती है। एक जो लोग ये समझ जाते हैं कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, वे अपना समय शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने में लगाते हैं।
और शायद यही लचीलापन द सर्कस नाम की सजा को सहने की ताकत भी देता है। अरे हाँ, द सर्कस। अगर कोई ट्रेनी किसी शारीरिक टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे दिन के अंत में 2 घंटे की अतिरिक्त कसरत करनी पड़ती है। बिल्कुल। मैक्रेवन और उनके साथी मार्क थॉमस तैराकी में बार बार पीछे रह जाते थे, तो उन्हें रोज इस सर्कस का सामना करना पड़ता था। मतलब पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद शरीर टूट चुका होता था और अगले दिन फिर से फेल होने का डर। ये तो किसी दलदल में फंसने जैसा है। ये दलदल जैसा महसूस जरूर होता है, लेकिन असल में यह एक निर्माण प्रक्रिया है। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अच्छा, जहां मांसपेशियां पहले टूटती हैं और फिर आराम मिलने पर और भी ज्यादा मजबूत होकर जुड़ती हैं। में वे दोनों सबसे पहले तट पर पहुंचे। यानी असफलता ने ही उन्हें सबसे मजबूत बना दिया। हाँ, खुद मैक्रोवैन को 1983 में उनकी स्क्वाड्रन से निकाल दिया गया था। वो उनके करियर का सबसे निचला स्तर था, लेकिन उन्होंने उस विफलता से खुद को सुधारा। तो एक मैनेजर को भी यही करना चाहिए। जब जूनियर स्टाफ गलती करे तो उन्हें तुरंत निकालने के बजाय उस विफलता से सीखने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें उनका सर्कस पूरा करने देना चाहिए। और जब असफलता का डर खत्म हो जाता है, तभी इंसान असली खतरे मोल ले पाता है। ये हमारा अगला बड़ा सबक है। ट्रेनिंग के दौरान स्लाइड फॉर लाइफ नाम की एक बाधा होती है। एक बहुत ऊंची रस्सी पर लटक कर पार जाना होता है। हाँ, और ज्यादातर लोग सुरक्षित तरीके से रस्सी के नीचे उल्टा लटक कर जाते हैं, लेकिन मैक्रोवैन ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रस्सी के ऊपर सिर के बल जाने का भारी जोखिम उठाया। सिर के बल? ये तो बहुत खतरनाक है। और ऐसा ही एक सोचे समझे जोखिम का उदाहरण 2004 में इराक में बंधकों को छुड़ाने वाले मिशन का है। वो मिशन तो कैलकुलेटेड रिस्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आतंकवादी बंधकों को मारने ही वाले थे। सेना को दिन के उजाले में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उतारना था, वो भी एक बेहद छोटी सी जगह में, एक ऊंची दीवार के बिल्कुल करीब। ब्लेड्स और दीवार के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। जोखिम की बात करें तो नोट्स में सैन क्लेमेंटे द्वीप के पास रात की तैराकी का एक बहुत ही खौफनाक जिक्र है। जहां का पानी ग्रेट व्हाइट शार्क से भरा होता है। बिल्कुल। और प्रशिक्षकों ने कहा था कि अगर शार्क हमला करे तो भागना मत, अपनी जगह पर टिके रहना और पूरी ताकत से शार्क की नाक पर मुक्का मारना। सुनकर ही डर लगता है ना। अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आम इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में तो शार्क नहीं होते। दफ्तरों में या समाज में ये शार्क कौन है? दफ्तरों में ये शार्क वे लोग हैं जो डरा धमका कर अपना वर्चस्व बनाते हैं, जिन्हें हम बुलीज कहते हैं। अच्छा, जो दूसरों को दबा कर रखते हैं। हाँ, और वे डर को सूंघना जानते हैं। जब कोई व्यक्ति डरता है तो बुलीज इस कमजोरी को पकड़ लेते हैं। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन का ही उदाहरण लीजिए। जब उसे पकड़ा गया था तब उसने नए नेताओं को डराने की कोशिश की थी ना। बिल्कुल, वो अपनी खूंखार मुस्कान से उन्हें डरा रहा था और वे सहम भी रहे थे। लेकिन मैक्रावेन ने क्या किया? उन्होंने सद्दाम को एक अलग कमरे में बिल्कुल अकेला कर दिया था। सही कहा। और जब उसके पास उसकी ताकत नहीं रही तो वो महज एक डरपोक इंसान साबित हुआ। तो कार्यस्थल पर भी लीडर्स का काम एक ऐसी संस्कृति बनाना है जहां लोग इन डराने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकें। हाँ, अगर कोई एक बार मजबूती से अपनी बात रख दे तो ये दफ्तर के शार्क तुरंत पीछे हट जाते हैं। जोखिम और शार्क का सामना करना एक बात है, लेकिन इंसान की सबसे गहरी परीक्षा तब होती है जब चारों तरफ सिर्फ अंधकार हो। ने अंधेरे में पानी के नीचे जहाज के बिल्कुल निचले हिस्से के पास जाना होता है। इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। और मजे की बात यह है कि उसी घनघोर अंधेरे में सबसे ज्यादा फोकस चाहिए होता है। नोट्स इस बात को युद्ध के दौरान होने वाली रैम्प सेरेमनी से बड़ी खूबसूरती से जोड़ते हैं। रैम्प सेरेमनी मतलब जब कोई जवान शहीद होता है। हाँ, उस अथाह दुख और निराशा के समय में लोग एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए एक साथ आते हैं। एक लीडर की असली परीक्षा इसी बात से होती है कि वो अंधकार में कैसे खड़ा रहता है। लेकिन संकट के समय में एक लीडर अपनी टीम में उम्मीद कैसे जगाता है? मुझे लगता है हेलवी की वो कहानी इसका सबसे शानदार जवाब है। तिजवाना की कीचड़ वाली कहानी। बिल्कुल। सभी ट्रेनीज कीचड़ में गले तक धंसे हुए थे। हड्डी कंपा देने वाली ठंड थी और ट्रेनर्स कह रहे थे कि अगर कोई भी 5 लोग हार मान लें तो सबको आग के पास बैठने को मिलेगा। वो एक ऐसा क्षण था जहां शरीर से ज्यादा दिमाग जवाब दे रहा था। कुछ लोग कीचड़ से बाहर निकलने ही वाले थे। तभी अचानक कीचड़ में धंसे हुए एक ट्रेनी ने गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब जब कोई इंसान दर्द से तड़प रहा हो तो गाना गाने का विचार बेवकूफी लग सकता है। लगता तो है, लेकिन देखते ही देखते पूरी टीम ने गाना शुरू कर दिया। और ट्रेनर्स की सारी धमकियां बेअसर हो गई।
ये काम कैसे कर गया? इसके पीछे का न्यूरोसाइंस बहुत दिलचस्प है। जब वो पहला व्यक्ति गाता है तो वो पूरे समूह का ध्यान दर्द से हटाकर एक साझा लय पर केंद्रित कर देता है। हाँ, मतलब दिमाग को सर्वाइवल मोड से निकालकर एक सामूहिक पहचान में बदल देता है। एकदम सही। एक व्यक्ति की वो छोटी सी आवाज बाकी सब में उम्मीद जगा देती है। उम्मीद जगाने का एक और बहुत ही भावुक उदाहरण है मरीन लेफ्टिनेंट जनरल जॉन केली का, जब 38 सैनिकों की एक क्रैश में मौत हो गई थी। बहुत ही दुखद घटना थी। वे शोक संतप्त परिवारों से मिलने गए थे। उन परिवारों के सामने कुछ भी कहना लगभग असंभव था, लेकिन जनरल केली ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने भी अपना बेटा खोया था। हाँ, जब कोई सीनियर लीडर अपना व्यक्तिगत दर्द साझा करता है तो उसके शब्दों में एक प्रामाणिकता होती है। इससे कॉर्पोरेट दुनिया में भी टीम के भीतर बहुत विश्वास पैदा होता है। और यही विश्वास हमें ट्रेनिंग के सबसे आखिरी सबक तक लाता है, द बेल, यानी पीतल की घंटी। हाँ, जो ट्रेनिंग के मैदान में लटकी होती है। नियम आसान है, अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बस जाकर घंटी बजा दो, ट्रेनिंग वहीं खत्म। लेकिन इंस्ट्रक्टर की चेतावनी होती है कि अगर घंटी बजाई तो जिंदगी भर पछताओगे, कभी हार ना मानना। ये सुनने में घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन मैक्रवेन इसे एक बहुत ही भावुक कहानी से जोड़ते हैं। वो 19 साल का आर्मी रेंजर एडम बेट्स, जिसने एक विस्फोट में अपने दोनों पैर खो दिए थे। सोच कर देखिए, एक 19 साल का युवा, जब मैक्रवेन उसके पास गए तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लेकिन बेट्स ने अपने हाथों से साइन लैंग्वेज में संदेश दिया। उसने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने उस भीषण चुनौती के सामने घंटी नहीं बजाई थी। उसने हार मानने से इनकार कर दिया था, और ठीक 1 साल बाद वो अपने कृत्रिम पैरों पर खड़ा था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो इन सब बातों को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि ये 10 सबक केवल कमांडोज के लिए नहीं है। बिल्कुल। सुबह उठकर छोटे काम पूरे करना, टीम की क्षमता पहचानना, नाइंसाफी को गले लगाना और अंधेरे वक्त में उम्मीद खोजना, ये सिद्धांत किसी को भी रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितनी बार गिरा, बल्कि इस पर कि वो कितनी बार फिर से उठ खड़ा हुआ। तो वह जैसे ही हम दस्तावेजों के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हैं, एक बहुत ही उत्तेजक विचार सामने आता है। वो क्या है? अगर किसी की हार ना मानने की जिद दूसरों में फैलती है, तो क्या यह संभव है कि आज सुबह का अपना बिस्तर बनाने का छोटा सा निर्णय कल किसी बिल्कुल अनजान इंसान के लिए जीवन बदलने वाली घटना बन जाए? एक ऐसा प्रभाव जिसके बारे में शायद कभी पता भी ना चले, लेकिन जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।